बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कहा गया है कि टैक्स इकट्ठा करना इस वक्त बड़ा चैलेंज है। महसूलात का हदफ हासिल होने की बजाय करप्शन, फ्रॉड और लालच की नज़र हो गया है। जबकि साबिक निगरान हुकूमत की अहम शख्सियात को गंदम स्कैंडल में तफ्तीश के लिए तलब कर लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कहा गया है कि तहक़ीक़ात की टीम जो है वो पीर तक फैसला करने का उसको वक्त दिया गया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन और जमात इस्लामी के दरमियान आइन और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए मिलकर जदोजहद करने पर इत्तफ़ाक़ राय हुआ है। देखें जी, बहुत कुछ हो रहा है। अचकज़ई साहब और उनके साथ असद कैसर साहब थे, बाकी लोग थे, वो आज मंसूरा गए, उनकी मुलाकात हुई हाफिज़ नईमुर रहमान साहब से। और अब वो क्या हिकमत अमली अपनाते हैं वो देखना है, और क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब उनके साथ होते हैं नहीं। लेकिन यहाँ जो हुकूमत की सतह पे जो मामलात हैं वो भी काफ़ी संगीन हैं। और उसमें एक तो ये गंदम का जो मामला है, और उसमें अब निगरां जो काबीना गुजरी है उससे पूछताछ हो रही है, और उन्होंने जो है वो मौजूदा मतलब उनका ये कहना है कि मौजूदा दौर जो मौजूदा हुकूमत है उसमें भी गंदम जो है मंगवाई जाती रही है। तो ये अब नवाज शरीफ साहब इसके ऊपर क्या फ़ैसला करते हैं ये देखना है। और वो तो असल तो बात है कमेटी का फैसला करती है। और अदालतों में बहुत कुछ होने जा रहा है इसी हवाले से। ये आने वाला हफ्ता जो है, और अदालतों के अंदर एक यहाँ पे बेचैनी सी है। और हमारे साथ स्टूडियोज़ में ये जो अदालती अमूर हैं और अदालत और सियासत और ये कुछ इस तरह से हमारी मुल्क की तारीख़ 75 साल तारीख़ में ये इश्यूज़ चलते हैं कि हम इनको अलग नहीं कर सकते। हसनात मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट्स को और तमाम जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं उनको बगौर देखते रहे हैं खुद। हसनात मलिक साहब से ज़रा बात करते हैं। हसनात मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। हसनात मलिक साहब, दो तीन बातें ज़रा। पहली तो मुझे ये बताइएगा कि कल वज़ीर कानून जो हैं उन्होंने एक बात की कि जी ये 3 साल की मुद्दत बढ़ाई जा सकती है गालिबन चीफ जस्टिस साहब की, या यह है कि उनकी जो उम्र है रिटायरमेंट की वो 68 साल की जा सकती है। ये क्या सोच है और इस पे क्या मतलब संजीदगी से काम हो रहा है कुछ? देखें डॉक्टर साहब, जो लॉ मिनिस्टर साहब से बात हुई है वो ये कह रहे हैं कि ये सजेशंस जो है वो दी जा रही हैं, डिलिब्रेशन चल रही हैं, लेकिन ये चीज़ जो है वो लॉ मिनिस्ट्री तक अभी तक नहीं पहुंची। लेकिन इसको हम रद्द नहीं कर सकते। इससे पहले आपको याद होगा कि ख़बर चली कि जी चीफ जस्टिस का ओहदे किया जो है वो एक टेन्योर मुख्तस किया जा रहा है। इसके अलावा जो उम्र है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की वो 65-68 की जा रही है, तो रद्द कर दिया गया जी कोई ऐसा चांस नहीं, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अब ये है कि हुकूमती फंक्शनरीज जो हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड इस हवाले से भी कर रहे हैं। कल तो बल्कि लॉ मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड भी कह दिया है वो कि जी ये इसको हम रद्द नहीं कर सकते। लेकिन अभी इस पे कोई इनिशियल स्टेज पे चीज़ें हैं। नहीं हसनात, कच्चा कलामी दो बातें हैं ना। एक तो ये बात है कि जो चीफ जस्टिस हैं उनका टेन्योर कर दिया जाए 3 साल का, और एक ये है कि उनकी रिटायरमेंट हो 68 साल की उम्र में। जी जी। अच्छा, इन दोनों सूरत हाल में कौन से जज मुतासिर होंगे दरमियान में? देखिए डॉक्टर साहब, अगर सबकी 68 साल एज कर दी जाए रिटायरमेंट, तो फिर तो सबको बेनिफिट होगा। अच्छा, और उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। नहीं, ये 68 साल यानी तमाम जजेस की? तमाम जजेस की। अच्छा। लेकिन इसमें हाई कोर्ट के जजेस हैं जो तकरीबन 100 से जायद हैं। अच्छा। क्या हाई कोर्ट के जजेस की उम्र जो है वो भी 62 से 65 होगी? बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि उनकी भी होगी। अच्छा। और एक राय ये भी है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एक एज कर दी जाए, ताकि ये जो होता है कि जी लॉबिंग शुरू हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट अब एलिवेट होना है, 3 साल और मज़ीद जो है वो मिल जाएंगे, तो ये ख़त्म हो जाए मामला। मुख्तलिफ सजेशन चल रही हैं, मुख्तलिफ बातें हो रही हैं, लेकिन अल्टीमेट एम जो है वो ये है जो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैसला हैं उनको 2 साल और मिलें। एक तबका है हुकूमत में जो समझता है कि मुल्क में कंटिन्यूटी के लिए जस्टिस काजी फैसला का 2 साल होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि जस्टिस काजी फैसला की सोच, चाहे वो सोशल मीडिया के हवाले से चाहे PTI के हवाले से, वही है, उनके रिमार्क्स भी वही हैं जो हमारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ के हैं, वही उनकी सोच है। तो ये एक बड़ा ज़रूरी है, इस वक्त बड़ा चैलेंज है कि PTI
और ये जो आजकल सोशल मीडिया आप देखें कि जिस तरह एक्स पे बैन है, कोई उस हवाले से माजी में जस्टिस काजी फैसल इन चीज़ों पे नोटिस लेते रहें, लेकिन बिल्कुल खामोशी उन्होंने इख्तियार की हुई है और 6 महीने हम उनके गुजर चुके हैं। कोई एक इकदाम नहीं है जिससे मौजूदा सेटअप, मौजूदा हुकूमत को किसी मामले में उन्होंने परेशान किया हो। तो ऐसा चीफ जस्टिस वो चाहेंगे कि रहे आगे जो है वो 2 साल कंटिन्यूटी के लिए, लेकिन क्या चीफ जस्टिस काजी फैसल जो हैं वो अगर किस हद वो ख़ुद जो है वो अगर 65-66 साल होती है तो फिर तो वो बिल्कुल ज़ाहिर बात है वो कहेंगे कि सारे जजेस के टेन्योर बढ़ गया है तो ठीक है, वो राज़ी हो जाएंगे। अब क्या वो खाली उनकी जो है वो एक्सटेंशन उनको दी जाती है तो फिर क्या उनके लिए आसान होगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि वकला इसकी सख्त मुखालफत कर रहे हैं, PTI मुखालफत कर रही है। तो अब ये सारी चीज़ें जो है ये डिलिब्रेशन चल रही है, अब देखते हैं। अच्छा, इसके लिए मुझे ये बताएं हसन मलिक साहब, इसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी और 2/3 मेजॉरिटी तब मिलेगी जब मखसूस नशिस्तें उनका फैसला हो जाएगा, जो कि गालिबन पीर को लगा हुआ है केस। देखिए डॉक्टर साहब, मखसूस नशिस्तें नेशनल असम्बली में तो मिल चुकी हैं। अच्छा। जो हम देखते हैं कि PTI को मिलनी थी वो मिल चुकी हैं और गालिबन उन MNAs ने ओथ भी ले लिया। ठीक है, लेकिन अब यह है कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, सुप्रीम कोर्ट में अब PTI का जो केस है वो टेकअप होना है 6 मई को। तो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट केस है उसमें। KP असम्बली में अभी तक जो रिजर्व सीट पे उन्होंने ओथ नहीं लिया उन MNAs ने। वजह यह है कि जो स्पीकर हैं KP असम्बली के वो रिलेक्टेंट हैं, लेकिन नेशनल असम्बली में तो ओथ ले चुके हैं। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 इश्यूज़ हैं। एक ये है कि PTI को बैन नहीं है, PTI को मिलनी चाहिए रिजर्व सीट, लेकिन है कि जी उनकी अपनी लीगल स्ट्रेटजी या सुन्नी इत्तेहाद में जिस तरीके से उन्होंने शमूलियत इख्तियार की, जब सुन्नी इत्तेहाद का हेड जो है वो आज़ाद इलेक्शन लड़ रहा है तो क्या उनको सीट मिलेंगी, ये एक मामला है। लेकिन एक बड़ी बात जो ज़्यादा वकला कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी PTI की सीटें हैं ये दूसरी जमातों को क्यों मिल रही हैं। ये एक मामला है जिसमें इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर ने भी डिसेंट किया है कि, और इस पे जो है वो केस ज़्यादा स्ट्रांग है PTI का। अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इस केस के साथ जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और ये चीज़ें मुंसलिक हैं। ये बड़ा अहम केस है जो 6 मई को, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट में फैसला PTI के ख़िलाफ़ आया था, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ख़िलाफ़ आया था। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आना है। एक चीज़ हुई है कि अब सुन्नी इत्तेहाद के सिंबल पे कुछ 2 MNA गालिबन जो PTI के एफिलिएशन थी वो अब नोटिफाई हो गए हैं। अब तो एक पार्लिमानी पार्टी बन चुकी है। क्या अब सूरत हाल डिफरेंट होगी? बेंच बड़ा, यानी आप कह सकते हैं जो बेंच है इस मामले को टेकअप कर रहा, वो बड़ा यानी बैलेंस बेंच है। और उन जजेस को हम देखते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल लेंस से चीज़ों को देखते हैं, वो लेकुना प्रोसीजर। अच्छा, इसमें फाइज ईसा साहब नहीं है, इसमें मंसूर अली शाह साहब हैं और बाकी जज साहिबान हैं इसमें। जी 2 और जजेस हैं, जैसे मोहम्मद अली मज़हर हैं और जस्टिस अतर मिनल्ला हैं। अच्छा। और ये वो जजेस जैसे अतर मिनल्ला और जैसे मंसूर अली शाह का जो हम देखते हैं माजी में वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पे वो अमूमन उनका फोकस रहा है। वो किसी प्रोसीजरल फ्लॉज पे किसी हमने देखा किसी इंडिविजुअल को उन्होंने उनके राइट से महरूम नहीं किया। तो अब देखते हैं कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है और ये भी बड़ी इस पर डिबेट हो रही है कि क्यों ये केस सीनियर पुनी के पास लगा, चीफ जस्टिस काजी फैसल ने खुद क्यों नहीं अपने पास केस लगाया। ये केस इससे जो है वो इसका फाइनल फैसले के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ ये हो रही है कि सेनेट में अभी तक इनके पास नंबर पूरे नहीं है हुकूमत को। सेनेट का जो इलेक्शन KP असम्बली में होना है वो अगर होगा उसके बाद चीज़ें मज़ीद क्लियर होंगी। तो अगर रिज़र्व सीट KP असम्बली में नहीं मिलती हुकूमती जमातों को, तो और वहाँ की जो जमात है जो हुकूमत कर रही है उनको मिल जाती है, तो फिर तो सेनेट में भी अक्सरियत नहीं होगी इनके पास। अच्छा, ये मुझे बताएं ज़रा साहब, एक तो ये 6 मई को लग गया केस, और फिर एक दूसरा केस जो वो 6 जजों वाला है वो उसका क्या, वो कहाँ पे अटका हुआ है जाके? देखिए डॉक्टर साहब, वो भी अगले हफ्ते केस फिक्स है और उसमें हुकूमत से जवाब मांगा गया है कि जो मुख्तलिफ हाई कोर्ट ने कहा है कि जी जो इंटरफेरेंस है वो ओपन सीक्रेट है। अब उस पर जवाब हुकूमत का आना है, उसके बाद देखते हैं कि
क्या सुप्रीम कोर्ट कोई गाइडलाइन देती है हाई कोर्ट को, या कहा जाता है कि हाई कोर्ट खुद ही एक्शन ले। वाज़े तौर पे सुप्रीम कोर्ट इस मामले में डिवाइड है। जस्टिस काजी फैसा की जो अप्रोच है वो समझते हैं कि हमें इस मामले में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए और हाई कोर्ट खुद करे। वो तो बल्कि आपने देखा होगा कि वो सो मोटो के भी हामी नहीं थे। उन्होंने तो पहले दिन ही, बल्कि जब ये मामला आया तो उन्होंने लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल से मुलाकात की, फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मुलाकात की, और साथ ही उनकी ख्वाहिश पे इंक्वायरी कमीशन बना। और फिर इंक्वायरी कमीशन में जस्टिस जो रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी हैं वो रिक्यूज़ कर गए, और उसके बाद सो मोटो लेना पड़ा। सो मोटो में भी जिस तरीके से वो चला रहे हैं, अब देख रहे हैं कि जैसे अतर मिनल्ला की सोच ज़रा बिल्कुल डिफरेंट है, जैसे काजी फैसा की बिल्कुल डिफरेंट है, जैसे मंसूर अली शाह मिडल में कोई रास्ता निकालना चाह रहे हैं। लेकिन एक बज़ाहिर ये लग रहा है कि ज़्यादा ये चीज़ की जा रही है कि फ्यूचर में ऐसे इस किस्म के वाक़यात ना हों और माजी में जो कुछ हुआ उसको ज़्यादा ना छेड़ा जाए। लेकिन जो जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, कंपेन चल रही है, जजेस को मुख्तलिफ़ तरीके से थ्रेट्स भी आ रही हैं, मुख्तलिफ कन्वे की जा रही हैं, या जिस तरह उनकी पर्सनल फैमिली डेटा जो है वो सोशल मीडिया पे दिया जा रहा है, बज़ाहिर ये लग रहा है कि फिर जजेस जब ये चीज़ें नहीं रुकेंगी तो फिर ये है कि या ज़्यादा इस हुकूमती फंक्शन के लिए मुश्किलात बन सकती हैं, फिर जो है वो एक्शन भी हो सकते हैं। और जो मौजूदा आपको भी पता है कि अगर ये टेंशन बढ़ती है अदलिया और एग्जीक्यूटिव में, इस्टेब्लिशमेंट में, तो इसका फ़ायदा PTI को हो रहा है और मज़ीद होगा। और क्या एग्जीक्यूटिव जो इस वक्त मज़ीद बहुत कमज़ोर है जिस तरीके से, तो वो एक तरफ उसका PTI के साथ महाज है, दूसरा वो जजेस के साथ भी है, वो कैसे इस चीज़ का मुकाबला करेगी। हुकूमत के अंदर भी एक सेक्शन है जो ये समझ रहा है कि हमें जजेस के साथ सीज़ फायर करना चाहिए, महाजराई नहीं बढ़ानी चाहिए। तो देखें क्या होता है, अगला हफ्ता इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, मुझे ये बताएं सनबरी, तो आपने एग्जीक्यूटिव की बात की, एग्जीक्यूटिव तो एक अरेंजमेंट्स है ना, जिसमें इसाक डार साहब भी आ जाते हैं, कभी जो है वो मतलब है कि औरंगजेब साहब पे इतराज़ हो जाता है, कभी वो ये गंदम का स्कैंडल में फंस गए हैं, वो बहुत अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल बनी है। एग्जीक्यूटिव तो बड़ी वीक है कमिंग वीक में, यानी वीक से मुराद ये कि और मसाइल उनके सामने खड़े हैं ना, कि गंदम कैसे आया, ये कैसे किसानों का मसला। तो ये एग्जीक्यूटिव जो है, जो यकीनन शहबाज शरीफ साहब हैं, तो वो मतलब उनकी क्या सोच है, और उनके खिलाफ कौन से, मतलब वो कौन सा तबका है जो चाहता है कि मतलब जजों से मामलात अच्छे रखे जाएं, और शहबाज मतलब इस हवाले से भी हमें मईशत का तो पता है कि मईशत में हमें इसाक डार साहब और उनका, लेकिन ये अदालती महाज पे भी तकसीम है क्या एग्जीक्यूटिव के अंदर या मुस्लिम लीग नून में? देखिए, जो इस वक्त हुकूमत में जो लीगल साइड देख रहे हैं, चाहे वो अटॉर्नी जनरल मंसूर अमान हैं, चाहे लॉ मिनिस्टर आजम नज़ीर तारड़ हैं, ये वो जजेस हैं जो ये वो लोग हैं जो गवर्नमेंट फंक्शनरी जो रिसेंट पास की को भी देखते हैं, वो समझते हैं कि जजेस के पास भी बड़ी डिजोरो पावर है, हमें ज़्यादा ऑफेंड नहीं करना चाहिए जजेस के साथ, इनके साथ बना के। और उनका मुतालबा क्या है, वो चाहते हैं कि फ्यूचर में उन की जो सुपीरियर जुडिशरी को सिक्योर इंडिपेंडेंस रहे उनकी, और हरासमेंट रोकी जाए। अगर ये चीज़ें रुक जाएंगी तो फिर ज़्यादा काम नहीं आगे जाया जाएगा, और इसी वजह से वो यही सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें जो है वो जजेस के मामलात में ज़्यादा जो है वो उनको कोई ऐसी हरकत नहीं करनी जिससे वो मज़ीद ऑफेंड हो। लेकिन हम देखते हैं कि एक जराना रवैया है जो हमारी एग्जीक्यूटिव में मुक़्तदर हल्के भी हो गए। वो इस मामले को जिस तरह हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता साल से चला रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि इसी तरह ही चीज़ें कामयाबी होगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि नहीं, एक टाइम आता है कि आप कोर्सिव एक्शन से कुछ अरसे के लिए तो चीज़ों को अपने हिसाब से चला सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट फिर आपको के लिए मुश्किलात होती हैं। और अब भी यही सूरत हाल लग रही है कि अदलिया में गो के जो हेड हैं, चाहे वो जस्टिस काजी फैसा हैं, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं, उनकी तरफ से तो कोई एग्जीक्यूटिव को या मुक़्तदर हल्कों को परेशानी नहीं हुई। लेकिन जो जजेस हैं इस वक्त सुपीरियर जुडिशरी में 125 के करीब जजेस हैं, वहाँ में मेजॉरिटी जो है वो समझती है कि हमने अपनी स्पेस लूज़ कर दी है, हमारे मामलात में इंटरफेरेंस बहुत है, हमें इस मामले में अपनी स्पेस को वापस लेना है। तो अब देखते हैं कि क्या इस सूरत हाल होती है। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि PTI और वकला की बहुत बड़ी तादाद, यंग वकला
तो ये एग्जीक्यूटिव के लिए आसान नहीं है कि अब जो पॉलिसी 1 साल से चलती रही है, मुख्तलिफ केसेस में जुडिशल प्रोसीडिंग मैनिपुलेट होती नहीं है, और पीटीआई का ये बहुत ज़्यादा इस मामले पे है कि जिस तरीके से चीज़ें चली, तो अब मेरा नहीं ख्याल कि ये आगे ज़्यादा चल सके, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो हमारी हुकूमत मुक़्तदर हल्के हैं उनको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी। अदरवाइज़ मेरा ख्याल है कि हमने देखा कि मुशर्रफ साहब ने भी इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ टेंशन की ली, तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या उनका हुआ, जस्टिस काजी फैसा के दौर में उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने जस्टिस काजी फैसा को निकालने के लिए पूरी एफर्ट की, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस फाइल किया, लेकिन कुछ नहीं हो सका। तो यहाँ तो वो तो 1 इंडिविजुअल जजेस थे, यहाँ तो 3 हाई कोर्ट जो हैं वो इस किस्म की बातें कर रही हैं। तो अब देख रहे हैं कि किस तरीके से इस अच्छा, ये जो तहरीक पीटीआई की और अचकज़ई साहब और जमात इस्लामी और मौलाना साहब, ये आपको कहीं वकला के साथ मिलते नजर आते हैं? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। हामिद खान साहब जो थे वो आज ग़ालिबन वो भी थे एक वफ्द में, और वो एक प्रोफेशनल ग्रुप जो वकला में है, जो उसको वो हेड करते हैं, और लाहौर हाई कोर्ट में उनकी मेजॉरिटी है, इसी तरह बलूचिस्तान हाई कोर्ट में उनकी मेजॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट बार में वो इस वक्त उनकी मेजॉरिटी नहीं है, पाकिस्तान बार कौंसिल में नहीं है, लेकिन बड़ी तादाद जो है वो है। और मज़े की बात को पेशावर हाई कोर्ट में जो है वो इलेक्शन जीता है पीटीआई के जो बैक कैंडिडेट थे, उन्होंने जीता है इलेक्शन, और केपी बार जितनी हैं हम देख रहे हैं कि वो वहाँ पीटीआई का असर रसूख ज़्यादा है। तो वकला अगर हर अवल दस्ता होंगे और पीछे सियासतदान होंगे, पीटीआई होगी, और अब हम देख रहे हैं कि माजी में पीटीआई को जो है सीजन जो पॉलिटिशियन थे उनकी आशीर्वाद उस तरह नहीं थी, और वो आमने सामने थे। इस दफ़ा तो हम देख रहे हैं कि उनके साथ वो लोग हैं जो बड़े अरसे से स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो महमूद खान अचकज़ई हैं, ये लोग ये भी हैं। तो ये अब बड़ा इनका इन हालात में अब देखना है कि हुकूमत इन चीज़ों को कैसे डील करेगी, लेकिन एक इसमें कोई शक नहीं है कि ये जब भी अब कोई मज़ीद इन जजेस के हवाले से कोई चीज़ आएगी तो ये प्रेशर मज़ीद बढ़ेगा हुकूमत पे। अच्छा, ये नवाज शरीफ साहब को आपकी क्या, आपने वो पिछली मूवमेंट्स भी सारी देखी, वकला के साथ उनका मामला देखा, हुकूमत बहरहाल नवाज शरीफ साहब की है ना, तो नवाज शरीफ साहब जो कहेंगे वो तारड़ साहब वही करेंगे, यानी जो वज़ीर कानून है, तो नवाज शरीफ साहब की सपोर्ट आपको लगता है कि वो क्योंकि अचकज़ई साहब भी उनके दोस्त रहे हैं, मेंगर साहब भी दोस्त रहे हैं, मौलाना साहब भी दोस्त रहे हैं, तो उनकी क्या स्ट्रेटजी होगी कि वो सुप्रीम कोर्ट में इसकी हमायत करेंगे इस बिल की? नवाज शरीफ साहब, हुकूमत उनकी है, आपकी क्या फीलिंग है इस पे? उनके जो लोगों से बात होती है आपकी, हसन अली साहब? देखिए डॉक्टर साहब, पहले हल्दिया में 2 डिवीज़न थी, 2 सोचें थी। एक को हम एक वो जजेस थे जिनको हम समझते थे कि ये प्रो पीटीआई हैं, उमर अता बंदियाल साहब के दौर में ये चीज़ें, और एक कुछ जजेस वो थे जो जी जिनको हम कहते थे कि नहीं ये उनके मुखालिफ कैंप के हैं। उसमें जस्टिस काजी फैसा मेन लीड, ज़ाहिर बात है वो चीफ जस्टिस भी बने। अब जो जजेस खड़े हैं, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस हैं या और जहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, ये वो जजेस हैं जो माजी में जस्टिस काजी फैसा के साथ खड़े रहे, और ये इन नून लीग, जस्टिस काजी फैसा, ये सारे जजेस एक पेज पे थे। तो अब यहाँ तकसीम आई है। जस्टिस बाबर सत्तार वकील थे जस्टिस काजी फैसा के जब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस फाइल हुआ। अब जो वकला जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन 6 जजेस को, ये जस्टिस काजी फैसा के साथ खड़े थे। तो मेरा ख्याल है कि नून लीग की भी मेजॉरिटी जो है वो वकला की यही समझती है कि हम इस मामले में हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, और नून लीग तो वैसे भी एक नैरेटिव की तलाश में है। जब इस किस्म का जो है वो जजेस के ख़िलाफ़ चीज़ें जाएंगी तो वो उनके लिए भी मुश्किलात होंगी। तो वहाँ एक तबका, जैसे मैं बता रहा हूँ कि अटार्नी जनरल हैं जिन्होंने, मैंने ही उनसे बात की तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा कि अगर जस्टिस बाबर सत्तार के ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस आता है या कोई कंप्लेन आती है, उनको नोटिस होता है, तो मैं इस्तीफ़ा दे के मैं उनका दिफा करूँगा, क्योंकि जो भी उनके फाइनेंशियल मामलात थे वो सारे मैं, क्योंकि एज ए पार्टनर वो लीगल फर्म के पार्टनर थे, तो मैं उनके देख रहा था, और एक एक चीज़ मैंने देखी, बिल्कुल वो उनकी फाइनेंशियल इंटीग्रिटी बियॉन्ड डाउट है, और मैं उनका दिफा करूँगा। जब टॉप लॉ ऑफिसर जो हैं वो इस हुकूमत के, वो जस्टिस बाबर सत्तार का दिफा कर रहे हैं, तो फिर तो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। मेरा ख्याल है कि बड़ा वाज़ेह है कि हुकूमत जो है वो नहीं चाहती कि हमें जजेस के साथ महाजराई करनी है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि यहाँ एक तरफ हुकूमत से ज़्यादा जो विद इन जुडिशरी एक रिफ्ट है,
जस्टिस काजी फैसा इन 6 जजेस के लेटर का लिखने से बज़ाहिर ये है कि वो कोई खुश नहीं है। अगर जस्टिस काजी फैसा की सोच डिफरेंट है दूसरे जजेस की, और बज़ाहिर ये लग रहा है कि जजेस के दरमियान भी एक तनाव है और बड़ा वाज़ेह है। जस्टिस अतर मिल्ला और जस्टिस काजी फैसा आपने देखा होगा जो लाइव स्ट्रीमिंग लाइव केस चल रहा था, तो वो किस तरह मुख्तलिफ चीज़ एक दूसरे को जो है वो निगेट कर रहे थे। तो ये एक सोच, और माजी में जस्टिस अतर मिल्ला और ये वो जजेस जो जस्टिस काजी फैसा के साथ खड़े रहे, और तो ये बज़ाहिर ये है कि जुडिशरी के अंदर जो तकसीम है उसमें आप देखना है कि क्या हुकूमत उसमें क्या। वैसे हसनत बड़ी बदकिस्मती नहीं है ये, मतलब ये आपने भी इतने अरसे देखा होगा अदालतों को, ये पहले हम कहते थे कि 2 ग्रुप्स हैं, अब वो 2 ग्रुप्स और तलखी के साथ सामने आ गए हैं, बदकिस्मती के साथ। इतना शायद बंदियाल साहब के वक्त में नहीं थे, ये शायद होंगे, मतलब हमने तो लाइव ट्रांसमिशन नहीं देखी, आप खुद अदालत में रहे। ये उससे ज़्यादा तलखी है इस वक्त या उससे कम है तलखी 2 ग्रुप्स में? देखिए वो और किस्म की चीज़ें थी, वो बिहाइंड द सीन भी होती थी, क्योंकि वो जैसे उमर अता बंदियाल ने कभी जैसे काजी फैसा को किसी बेंच में साथ नहीं बिठाया। एक फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल वाले केस में उन्होंने बिठाया, तो उसमें जस्टिस काजी फैसा ने खुद ही उठ गए थे, और पहली दफ़ा हुआ कि केस चल रहा हो और एक जज उठ जाए अपनी कुर्सी से। तो वो एक अलहदा चीज़ें थी, लेकिन अब जो है वो ये ज़रा अलहदा सूरत हाल है, लेकिन तलखी बढ़ रही है, और जस्टिस काजी फैसा को एज ए हेड जो है वो अपना रोल प्ले करना होगा। और जजेस की तरफ से अगर मेजॉरिटी जजेस ये समझें कि ये हमें सपोर्ट नहीं कर रहे इन हालात में जो हम पे एक दबाव है, तो ये कोई अच्छा नहीं है जस्टिस काजी फैसा के लिए भी। उनको या तो चीज़ें मामला सेटल कराएं, हुकूमत को भी कन्वे किया जाता है जब हेड इंस्टीट्यूशन का जुडिशरी का अटार्नी जनरल ऑफिस के थ्रू पैगाम दे, तो मेरा ख्याल है कोई भी चाहे मुक़्तदर हल्के हैं वो इसको संजीदा लेते हैं। तो अब देखना है कि जस्टिस काजी फैसा इस मामले को कैसे हैंडल करना चाह रहे हैं। तो जुडिशल पॉलिटिक्स जो है वो भी अभी प्रवेल कर रही है, और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ग्रुप की है तकसीम हो गई है, वो ग्रुप तो अब कमज़ोर हो गया है। जस्टिस जो एजाजुल हसन है वो इस्तीफ़ा दे गए हैं, अब क्यों दिया है उसकी अब नहीं मालूम कि क्या वजह है। उन्होंने फ्यूचर का चीफ जस्टिस बनना था, मज़ाहिर नकवी को घर भेज दिया गया है। ये बंदियाल कैंप जिसे हम कहते थे उनके मेन जजेस थे, अब तो वो कैंप में 2 जजेस ही रह गए हैं, जैसे मुनीब अख्तर और 2 और एक आध जज हैं, तो वहाँ तो नहीं है। अब तो ये तकसीम ज़रा और आ गई है, एक तरफ 6 जजेस के मामले में जस्टिस अतर मिल्ला साथ खड़े हैं, और जस्टिस काजी फैसा जो है वो इस मामले में अगर आप देखें तो वो उनकी पोजीशन उनकी सोच इस मामले में ज़रा डिफरेंट है। तो ये अब तकसीम जो है वो अल्दिया में है। जी हसन मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और दुआ करते हैं कि जो भी कुछ हो मुल्क के लिए अच्छा हो, क्योंकि ये तो बहुत बुरा तासुर जा रहा है इस वक्त, और जो बहरान है चारों तरफ से उसमें तो ये एक नया अगर कोई तहरीक चलती है और ये मामला ख़राब होते हैं अदालतों की तरफ, तो ये हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया हसनान मलिक साहब, इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा, ये तो कई बहुत सारे मामला देखे ना, ये गंदम का तनाज़ा, फिर उसके बाद आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि पता नहीं 24,000 अरब रुपए या इस तरह का, उन्होंने 2400 अरब रुपए या ऐसी कोई बात उन्होंने की है, उसकी करप्शन होती है हर साल FBR के इजलास में उन्होंने बात की, तो वो करप्शन कैसे रुकेगी। फिर सिक्योरिटी क्राइसिस मुस्तकिल चल रहा है, फिर ये आपकी इसमें खारजा पॉलिसी, आप वक्फा लें, मैं उसके बाद आपको बताता हूँ। ये बहुत बड़े 2 इवेंट्स आज जो हैं, एक तो गजा से बहुत बड़ी खबर आने को है, और वहाँ से मतलब है कि जिसके नतीजे में शायद दुनिया का अगला नक्शा किस तरफ दुनिया जा रही है वो वाज़ेह होगा। चंद घंटों में एक ऐलान मुतवक्को है। आप जरा वक्फा लें तो उसके बाद बात करते हैं। जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे थे कि आने वाला जो हफ्ता है वो अदालती फैसलों के हवाले से अहम है, पूरे मुल्क की सियासत में काफ़ी अहम है। और देखें, ये बेचैनी और ये जो माशी इश्यूज़ हैं और ये करप्शन स्कैंडल्स और ये अदालतों के मामला, ये ठीक होना ज़रूरी है। मुल्क सबका है और मुल्क के अंदर ये मामलात बहुत मसाइल हैं, लोगों के बहुत मसाइल हैं। 25 करोड़ का मुल्क है ये, मतलब है कि ये इस तरह गिरवी नहीं रखा जा सकता मुल्क को चंद लोगों के लिए। बिल्कुल वो मुल्क अजब जगह पे खड़ा हो गया और बेचैनी है लोगों में। आप देखें, ये जो सोशल अनरेस्ट मैं कहता हूँ ना, ये जो क्राइम रेट बढ़ रहा है अचानक, और सिक्योरिटी हमले हो रहे हैं, कभी कभी कुछ हो रहा है, कभी कोई वाक़यात हो रहे हैं,
इन हालात में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, कैसे मुल्क आगे चलेगा? तो ये मामला ठीक होने के लिए बहुत बड़ी खबर आ जाने को है, बहुत बड़ी खबर। और अगर ये खबर आ जाती है तो आप समझें कि खबर ऑफ द डिकेड या खबर ऑफ द सेंचुरी या जो भी इसको नाम दिया जाए। और वो ये है कि हमास के मामला तय हो गए हैं और आज अगले चंद घंटों में इस बात की तवक्को की जा रही है कि जंगबंदी का ऐलान हो जाएगा। और जंगबंदी का ऐलान हो जाएगा और जो CIA के डायरेक्टर हैं विलियम बर्न्स, वो काहिरा में है। हमास का डेलीगेशन भी काहिरा पहुंच गया है और बहुत शोर शराबा, नहीं आगे पीछे दाएं बाएं करते करते इसराइल का डेलीगेशन भी काहिरा पहुंच गया कुछ देर पहले। और जो हमास दरमियान में जाहिर है कि उनके जो मुस्तफा कामिल हैं और जो कतर के लोग हैं बाकी, और सारे जो दरमियान में लोग मौजूद थे जिन्होंने बड़ा मुश्किल ये मुज़ाकरात को एक नहज तक ले गए हैं। अमेरिकन इस बात पे तैयार हो गए हैं कि इसराइल जो है वो गजा से निकल जाएगा। मतलब है कि अगले मराहिल पे जो इसके जो ग्रेजुअली वो आगे बढ़ेगा। रफा को तो छोड़ दें आप, रफा का ऑपरेशन तो बिल्कुल तो साइड पे चला गया। लेकिन यह है कि ये जो बात हो रही थी कि इसराइल की फौज वहां रहेगी और अरब मुल्कों की तरफ से बड़ी इसकी चार थी, अब ये बात हमास ने मनवा ली है कि इसराइल की फौज का भी इनखला वहां से हो जाएगा। और मुझे ज़ाती तौर पे कभी कभी ऐसा होता है कि एक आध कोई जुमला आ जाता है ना किसी मीडिया पे, बैनुल-अक़वामी मीडिया पे, तो मुझे ज़ाती तौर पे बड़ी खुशी होती है पढ़ के। अब मिसाल के तौर पे ये जो छठी स्लाइड अगर हम दिखा सकें, तो जो वाईनेट है उनका छठी और सातवीं स्लाइड हम दिखा सकें, एक तो रशियन स्लाइड है और एक जो है ये स्लाइड है इसराइल की स्लाइड है। तो जो इसराइल की स्लाइड है वाईनेट अगर हम दिखा सकें छठी स्लाइड, तो वो ये कहते हैं द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन द थ्रोइंग इसराइल अंडर द बस। अब देखिए मतलब कुछ बातें जो है ना मुझे इतनी खुशी, मतलब आज आप यकीन करें सारी बातें एक तरफ और ये जुमला जो है ना कि इसराइल अंडर द बस, मतलब ये कितना मुझे इतनी खुशी हो रही है ना इस जुमले को देख के भी खुशी हो रही है। और वैसे जो इसराइल को फेंक दिया उठा के अंडर द बस, ये वायनेट इसराइल की, वो कह रहे हैं कि जी ये हो गया वो हो गया। और दूसरा जो है वो स्पुतनिक बड़ी रशिया की बड़ा मीडिया है उनका ग्रुप, उनकी अगर हम देखें न्यूज़ उन्होंने क्या लगाई है, ये 7th अगर हम दिखा सकें, छोटी छोटी खुशियां हैं हमें भी खुश होने दें। इसराइल रिपोर्टेडली कंसर्न कि बाइडेन में थ्रो नेतन्याहू अंडर द बस। तो बस के नीचे जो है नेतन्याहू को ICC में भी फेंक दिया है, ये बड़ा इसराइल को एक कंसर्न है और जनाब उधर भी कंसर्न है। बहरहाल अच्छा, अब इसमें यह है कि ये अगर तो ये जंगबंदी, ये जाहिरियत का खात्मा हो, कत्लेआम का खात्मा होगा। ये कोई जंगबंदी, ये जंग नहीं थी, ये कत्लेआम था। इस कत्लेआम के खात्मे के साथ ही जो है अभी तो हम दुआ कर रहे हैं कि ये ऐलान हो जाए आज, ठीक है ना। और ऐलान का होना जो है वो ज़रूरी है और ईरान भी ऑन बोर्ड है इस पे, जो है वो अरब ममालिक भी ऑन बोर्ड हैं और जो मीडिया है उनका वो भी ये बात कर रहे हैं कि जी ये एक तरह से जो है ये हो जाएगा, ये सीज़फायर हो जाएगा। अच्छा, वो इसराइल चूंचा आगे पीछे नहीं, हम जंग बंदी नहीं, मतलब उनको फेस सेविंग यही मिलेगी, उनको फेस सेविंग ज़्यादा से ज़्यादा कि वो जो है वो अपना मुल्क उनका बचा रहेगा, इसराइल रहेगा और बाकी उन पे हमले वगैरह शायद ना हो। जाहिर है कि अरब ममालिक वहाँ पहुँचेंगे, 2 रियासती हल की तरफ आगे बढ़ेगा मामला। तो आज जो है वो चूंकि CIA के चीफ खुद पहुंचे हुए हैं तो इस बात की उम्मीद है। CIA चीफ के वहां पहले पहुंचे CIA चीफ और उसके चंद घंटों के बाद फिर हमास का डेलीगेशन पहुंचा। तो अगले 24-48 घंटों में हम तवक्को कर सकते हैं या आज भी तवक्को कर सकते हैं कि रात में या कल सुबह किसी वक्त वहां से ये खबर आ जाए कि जंग बंदी का, इसको नाम सीज फायर का दिया जाएगा, जंग बंदी का दिया जाएगा, लेकिन मैं इसको एक कत्लेआम का, एक इसको आप समझें कि कत्लेआम का खात्मा कहता हूँ। साथ ही पूरी दुनिया से जो इमदाद है और वो अंदर दाखिल होगी गजा के अंदर और उसमें फिर देखेंगे कि अंदर क्या हुआ है, इतने अरसे में क्या हुआ है। और इसमें शुरू के दिनों में जैसे मैंने कल भी बात की थी कि एक कैदी रिहा हुआ करेगा और उधर से फ़लस्तीनी जो एक यरगमाली रिहा हुआ करेगा, फिर 42 दिन तक वहाँ से जो है वो उसी के मुताबिक। तो ये
एकदम से नहीं होने जा रहा कि एकदम से बहुत सारी गमाली रिहा हो जाएं, बहुत सारे कैदी रिहा हो जाएं। ये एक और मतलब पहले एतमाद साजी होगी, और इस एतमाद साजी के दौरान जब ये आगे मामला बढ़ेगा अगले चंद दिनों में, तो आहिस्ता आहिस्ता इसराइल की फौज विड्रॉ करेगी। और इस दौरान यकीनी बनाया जाएगा कि जब वहाँ से यरगमाली रिहा हो रहा है तो इस दौरान सर्वेलेंस ना हो, यानी ये पता ना चले इसराइल को कि जी वो यरगमाली कहाँ रखे हुए थे या हमास के लोग कहाँ से उनको लेकर आ रहे हैं। तो सर्वेलेंस बंद हुआ करेगी, 8 घंटे 10 घंटे की एक कैदी रिहा हुआ करेगा, वो वहीं पे करम शलोम की जो क्रॉसिंग है वहाँ पे हैंड ओवर हुआ करेगा, और वहाँ से कैदी रिहा होंगे। और वो कैदी जो हैं वो यकीनी बनाया जाएगा कि जो कैदी रिहा होंगे वो मगरिब किनारे में ना रहें ताकि इसराइल दोबारा ना पकड़ ले। वो या तो मिस्र में आ जाएंगे या वो उर्दन चले जाएंगे, कोई मुल्क उनकी गारंटी लेगा कि दोबारा उनको गिरफ्तार ना किया जाए। तो ये सारे मुआहदा जो है इसको हतमी शक्ल दे दी है, हमास इस पर एग्री कर गया है। और हमास जो है वो, हमास ने पहले ये मुतालबा रखा हुआ था कि आप फौरी तौर पे फौज को निकालें, लेकिन उनका कहना ये था इसराइल का कि नहीं, एकदम फौज कैसे निकालें, आप बंदे छोड़ना शुरू करें तो हम फौज निकालेंगे। तो आखिर भी तय ही हो गया कि वो बंदे छोड़ेंगे तो इधर से फौज निकलेगी, फिर बंदे छोड़ेंगे, एक बंदा छोड़ेंगे तो 10 फौजी निकल गए, फिर 20 निकल गए। वो ऑलरेडी उनकी जो है नहल ब्रिगेड एक रह गई है और आज़ादाना तौर पर, और उसके साथ ही सिक्योरिटी क्राइसिस ना हो, तो इसलिए फिर वो अरब मुल्कों की फौज आना शुरू हो जाएगी। और वो यकीनन अरब मुल्कों की फौज जो है वो मुसल्लह तो नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे साथ ही हमास वाले भी अपने हथियार फेंकेंगे। और हमास वालों का तो उन्होंने तो हथियार इसीलिए उठाए हुए थे ना कि उनको उनके साथ ये जो भी सिलसिला रहा, तो ग्रेजुअली विद पैसेज ऑफ टाइम वो सारा जो एक प्लान है वो प्लान अपना हतमी रंग इख्तियार कर रहा है। हमास उस पर एक्सेप्ट कर गई है बहुत हद तक, उस पर इसराइल भी मान गया, इसराइल का डेलीगेशन भी पहुंच गया है कायरा, और ये जो कत्ल आम है इसके ख़त्म होने के इम्कान है। दूसरी जो खबर है, अच्छी खबर, वो ये है कि सादिक खान साहब तीसरी दफ़ा मेयर मुंतखब हो गए हैं लंदन के। सादिक अमान खान, ठीक है, इनका पूरा नाम है सादिक अमान खान। और ये जो है ये 2016 में तो ये जैक गोल्डस्मिथ के मुकाबले पे खड़े हुए थे, और ये जो है ये बड़ी कमाल शख्सियत। इनके जो वालिदैन हैं वो हिजरत करके 1947 में वो आ गए थे कराची, और फिर 1968 में 68 में वो चले गए थे लंदन। इनके जो वालिद हैं वो बस चलाते थे। ये देखें, ये खूबसूरती है, इस तरह के लोग जो हैं, सादिक खान जैसे लोग जो हैं, ये दुनिया में एक मिसाल बन के सामने आते हैं। इनके जो वालिद हैं वो बस चलाते थे, और इनकी जो वालदा हैं वो कपड़ों के काम वगैरह करती थी मुख्तलिफ। ये वहीं पे सेंट जॉर्जेस हॉस्पिटल है टूटिंग में ही, जहाँ से फिर ये बाद में मेंबर पार्लियामेंट मुंतखब हुई। तो टूटिंग जो है, टूटिंग ब्रॉडवे, वहाँ पे सेंट जॉर्जेस हॉस्पिटल में ही पैदा हुए 1970 में, और बाद में इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से ही लॉ किया, और फिर उसके बाद वहीं से इन्होंने सियासत शुरू की। और ये लेबर पार्टी में, लेकिन लेबर पार्टी की बहुत सी पॉलिसी से इख्तलाफ करते रहे। जैसे इराक की वॉर हो रही थी तो इन्होंने टोनी ब्लेयर से इख्तलाफ किया और बड़ा, लेकिन आप ये देखें कि वहाँ पर इनके जो वोट बैंक है इनका, उसमें सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है। ये बात आप छोड़ देंगे सिर्फ पाकिस्तानी है, इनके वोट बैंक में सिख हैं, हिंदू हैं, वहाँ के मुकामी जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ये हर एक से घुलते मिलते हैं। तो लंदन का मेयर जो है वो मुंतखब हुआ, और वो जो है सादिक खान साहब को हमारी तरफ से बहुत मुबारकबाद हो। और बड़ी तरक्की की इनके दौर में, कोविड आया उसको इन्होंने बहुत मुनासिब अंदाज में किया, सॉफ्ट स्पोकन है, जहाँ पे स्टैंड लेना होता है स्टैंड लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी हुई, और टोरीज वहाँ से बिल्कुल साफ हो गए। तो ये एक बड़ा वहाँ से देखें दो, और ये जो मैंने आपसे बात की ना कि अगले चंद घंटे रह गए हैं कि जिसमें ये गज़ा के अंदर कत्लेआम रुकना है, और गज़ा के अंदर कत्लेआम रुकना है। और ये वही तारीख होगी तकरीबन जब शी जिनपिंग वहाँ से फ्लाई कर रहे होंगे और फ्रांस लैंड हो रहे होंगे। 5 तारीख आ रही है, और फ्रांस लैंड हो रहे होंगे, और एक नया वहाँ पे सिलसिला शुरू होगा कि भाई ये यूरोप के अंदर यूक्रेन की जंग की तरफ जा रही है। और फिर उन्होंने सर्बिया और हंगरी का दौरा करना है, जो मैं बात पहले भी कह चुका हूँ। इटली अलग हो गया, कोशिश हो रही है उनकी कि मजीद मुल्क आ जाएं बेल्ट एंड रोड में, लेकिन वो एक अलग मामला। अभी तो ये है कि जो ये अगर सीज फायर आज हो जाता है तो फौरी तौर पे इसकी फिर ओनरशिप कौन लेगा, इसकी ओनरशिप फौरी तौर पे फिर सऊदी अरेबिया
जॉर्डन और इजिप्ट और OIC के मुल्क और कतर के कोई कत्लेआम ना शुरू हो जाए दोबारा, क्योंकि नेतन्याहू भी तो उधर एक मुसीबत में आया हुआ है ना। अच्छा, उधर जो अमेरिकन कैंपसेस में और कनाडा में और फ्रांस में जो मुजाहरे हो रहे हैं, उनकी जो है इस अगले 1-2 दिन के अंदर उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी शुरू हो रही हैं, तो वहाँ पर भी खतरा है कि भी लोग स्टूडेंट डिग्रियाँ लेते हैं नहीं लेते, वहाँ पे कोई हंगामे नहीं शुरू हो जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आज ये ऐलान हो जाए, और हम तो तवक्को करते हैं इस बात की कि आज ऐलान हो जाएगा, क्योंकि तकरीबन सारे ही दुनिया जो है वो इस बात के ऊपर जो है वो यानी अब मैंने आपसे कहा ना कि CIA के चीफ हमास का था कि हमास उस बात पे राजी हो जाती है, हमास तो राजी हो गई। फिर ये था कि नेतन्याहू राजी हो, नेतन्याहू बार बार रफा में घुसूंगा, रफा में दाखिल होऊंगा, और रफा में दाखिल होने से रोक दिया उसको। और इसी तरह से हमास ने जो कहा था कि हम सारे के सारे जो हैं वो फौज यहाँ से पहले निकल जाए इसराइल की, और फिर उसके बाद हम बात शुरू करेंगे, तो फौज आहिस्ता आहिस्ता निकलेगी लेकिन निकल जाएगी। ये जो बात थी इसराइल की कि जी हमारी फौज भी रखी जाए वहां पे अरब मुल्कों की फौज के साथ, इसको रद्द कर दिया, हमास ने भी रद्द कर दी है और अमेरिकन और बाकी लोगों ने भी, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आप देखिए ना, एक सऊदी अरब का फौजी खड़ा है, एक वहां पे UAE का खड़ा है, एक इजिप्ट का खड़ा है, और गोलियां चला दी बीच में इसराइल के लोगों ने। तो या तो ओनरशिप, तो वो अब वो किस्सा खत्म हो गया, ये आएंगे और वो वहां से निकलते चले जाएंगे, और फिर बाद में जो है, और आप देखेंगे इजिप्ट ने इसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, सऊदी अरेबिया ने कितना, सारे मुल्कों ने। और पाकिस्तान, जो मैं हमेशा बात कहता हूं कि पाकिस्तान बदकिस्मती के साथ उस वक्त अपने इंटरनल टर्मोइल में है जबकि वो खारजा महाज पे, माशी महाजों पे दुनिया के जो बड़े फैसले हो रहे हैं उन पे राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री खड़ा है, लेकिन ये अंदर जो मैन मेड क्राइसिस है ये खत्म नहीं हो रहा, और बड़े फरोई मामला है। अभी ये देखें ना, करप्शन, ये पैसे खा गए, यानी मैं इस पे क्या बात, यानी कोई शर्म भी नहीं आती कि भाई यहाँ पे $2 बिलियन आपने दे दिए, जब 1-1 बिलियन के लिए आप बाहर घूम रहे हैं, और वो कह रहे हैं हमें नहीं पता, वो कह रहे हैं हमें नहीं पता, वो हमें नहीं पता था। भाई कहीं तो पैसा किया है ना, तो पकड़ के इनको एक दफा ऐसी तैसी तबीयत साफ करें सबकी। और ये किसानों के साथ जुल्म हुआ है, वो किसान, में आज देख रहा था किसी जगह वो कह रहे थे हम कपास नहीं उगाएंगे। भाई किसानों को आप बहुत सारे खर्चे खत्म कर दें, बहुत सारे आप बेशक वजारतों के खर्चे, वो किसानों के लिए तो मुसीबत ना खड़ी करें ना, इसको किसानों का तो नुकसान पूरा हो। वो किसान जो है वो सस्ती रोटी अपनी बेच रहे हैं बेचारे, पता नहीं सस्ता गंदम बेच रहे हैं, और ये जो बाहर से यूक्रेन से आई उसमें कीड़े निकल के आ रहे हैं जनाब। अजीब एक मामला छिड़ा हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कल तक ये एक आध दिन के अंदर ही इसकी इंक्वायरी कमेटी आएगी, और मेरी दुआ है कि किसी इंक्वायरी कमेटी के ऊपर सख्त एक्शन हो जाए, और कुछ जो ये अशराफिया या बदमाशिया या एलीट जो भी बैठी है, इनके लोगों को पकड़ के, वो कहते हैं ना इनको पकड़ के जो है ना, मैं बहुत, मेरी दुआ है कि इसमें ये किसानों के साथ जो हुआ है ये बहुत ज़्यादती हो रही है, और इसका कोई ना कोई हल जो है वो निकलना चाहिए, रियासत को निकालना चाहिए। हम तो दुआ कर सकते हैं और इल्तिजा कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, बहुत सी दुआएं अल्लाह ताला से कि कल जब हम प्रोग्राम करें तो कोई गजा और वहां से जंग बंदी का ऐलान हो चुका हो, कत्लेआम के खात्मे का ऐलान हो चुका हो। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।